आज की क्लास में हम देखेंगे आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। जैसे ही आप इमरजेंसी वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में एक शब्द याद आता है और वो आता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यानी कि इंदिरा गांधी ने ही 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाए थे। ये सभी को पता है। आजकल पार्लियामेंट में या कहीं भी बहस होती है तो नेशनल इमरजेंसी को लेकर बात होती है। बहुत सही। देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो है, भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ 1962 में, उस समय पहली बार लगाया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो उस समय लगाया गया, और 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाया गया। तो हम देखते हैं कि जब किसी दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है भारत के साथ, तब हम लगा रहे हैं, या एक इंटरनल डिस्टरबेंस का, आंतरिक जो डिस्टरबेंस चल रहा था, उस कंसेप्ट पे इंदिरा गांधी जी ने पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा दिया। तो नेशनल इमरजेंसी कैसे लगेंगे, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, उन सभी को हम देखेंगे। साथ ही साथ जो इमरजेंसी है ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट रूल होते हैं, राष्ट्रपति शासन जो लगते हैं स्टेट में, आपको पता है, जैसे अभी बात चल रही है कि ठीक है, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कई बार लगे हैं, सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये भी हमारा क्या है, राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये भी हमारा आपातकाल है, ये भी हमारा इमरजेंसी का है। तो वो क्यों लगेगा, उसको हम समझेंगे। और एक और इमरजेंसी प्रोविजन है, वो है आर्टिकल 360 में हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो जो हमारा वित्तीय आपातकाल है, अभी तक तो भारत में नहीं लगा है, क्योंकि ऐसी स्थिति भारत में बनी नहीं है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से लगाए जाएंगे, इन सभी चीजों को हम डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। नमस्कार। आज एक क्लास में हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, और जो भी इमरजेंसी प्रोविजन का जो फैक्ट्स हैं, जिस तरीके से प्री एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कब लगा। ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या है, आर्टिकल 356 में क्या है, आर्टिकल 360 में क्या है, ये सब जो प्री ओरिएंटेड एग्जाम में जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ मेंस अप्रोच भी रहेगा, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है, उनमें यदि कोई एक क्वेश्चन बन जाता है, 250 वर्ड्स में यूपीपीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस में लिखने के लिए आते हैं, तो उसका एक आपको मॉडल आंसर इसमें प्रोवाइड किया गया है, उसको समझा दिया गया है। ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज, ठीक है, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को ज्यादातर जितने क्वेश्चन आते हैं उनको स्टडी करने के बाद, एंड विद द हेल्प ऑफ द लक्ष्मीकांत बुक की जो पॉलिटी आती है, और साथ ही साथ घटना चक्र, उन सभी को पढ़ने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, कंक्लूजन, यानी कि सार जो है, जिस्ट जो है, वो आपको मैं इस क्लास में पूरा प्रोवाइड करूंगा। ये जो क्लास होगी, ये समान रूप से हमारे यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यूजफुल होगी, स्टेट पीसीएस जो तैयारी करते हैं उनके लिए होगी, और साथ ही साथ जो भी हमारे ऑल वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, लेखपाल हो गया, और भी सारे जो एग्जाम होते हैं, एचईओ हो गया, जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाने में जो इमरजेंसी का प्रोविजन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की अनिवार्यता बन जाती है। इसलिए ये मेरी पूरी क्लास को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक एक नोट्स बनाइएगा और इसको समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन, है ना। ओके, यानी कि इमरजेंसी इमरजेंसी प्रोविजन, ये इमरजेंसी प्रोविजन है क्या। ओके, ये हम समझेंगे। तो देखिए, जो इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन का जो प्रावधान है, एक याद रखिएगा आप कि ये हमारा आर्टिकल, जो हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल 352 से लेके, है ना, 360 तक इसमें इंक्लूड है। ओके, यानी कि 352 में नेशनल इमरजेंसी हो गया, फिर आर्टिकल 353 में इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो गया, फिर 354 में हमारा रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर 355 में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाएगी कि स्टेट का प्रोटेक्शन करे, फिर 356 में हम देखेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट रूल है, फिर 357 में हम देखेंगे कि किस तरीके से कानून बनाएंगे हम पार्लियामेंट, 358 में देखेंगे कि जो हमारे आर्टिकल 19 है, 19 जो अनुच्छेद है, वो स्वतः लागू हो जाता है अपने आप। फिर हम 359 देखेंगे, तो जिसमें और फंडामेंटल राइट्स हैं उसका सस्पेंशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 358 में
आर्टिकल 19 का है, सस्पेंशन ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। और आर्टिकल 359 में 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के यदि प्रेसिडेंट चाहें तो वो फंडामेंटल राइट भी हमारे सस्पेंशन हो जाएंगे। और आर्टिकल 360 में आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल है ना, इस तरीके से। इतना समझने के बाद आप कहेंगे सर ये इमरजेंसी जो प्रोविजन है, आपातकालीन प्रोविजन है, ये किस पार्ट में आता है? संविधान के 22 पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं, उसमें से ये पार्ट जो है, ये पार्ट 18 आता है, 18वां जो पार्ट है इसमें ये आता है। ओके, ठीक है। ये इमरजेंसी प्रोविजन, आप कहेंगे सर ये इमरजेंसी प्रोविजन क्यों लागू किया जाता है? सबसे बड़ा फैक्टर है, देखिए इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये क्या करता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि जो भी आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन हो रही हैं, ठीक है, जो असाधारण स्थितियां बन रही हैं, उनको सही से आप कंट्रोल, यानी क्या करती है, इनेबल इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टू मीट टू मीट एनी एबनॉर्मल एबनॉर्मल सिचुएशन, ठीक है, जो भी हमारे एबनॉर्मल सिचुएशंस हैं उनको कैसे मिलना, कैसे सही करना है, ठीक है, उन सभी के लिए इमरजेंसी प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए? ठीक है, अब देखिए हम बताएंगे आपको कि जो भी हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी, है ना, कितने टाइप्स हैं, है ना, और कौन सी कमेटी इस पे बनेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका इमरजेंसी इमरजेंसी प्रोविजन इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान में है, उसमें आपातकालीन जो प्रावधान है क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए पहला देखेंगे इसका, यह है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन में आपको क्या पता है? इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पहला पॉइंट कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन इसको मिलेगा कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन है, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहां बताया गया है, तो कहां बताया जाएगा? ये पार्ट में बताया जाएगा और कौन से आर्टिकल्स है उसमें बताया जाएगा, जो कि पहले आपको बताया हूं वही रिपीट होगा, यानी कि पार्ट पार्ट 10, 15, 16, 17, 18, पार्ट 18 में है। ठीक है, ओके, साथ ही साथ हमारा आर्टिकल है, तो जो हमारे आर्टिकल्स हैं 352 से लेके 360 तक। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद देखिए इसमें है कि जो हमारा स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात हो रही है, जो हमारे प्रेसिडेंट रूल का तो मेंशन है, लेकिन स्टेट इमरजेंसी का संविधान में कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं है। ओके, यानी स्टेट इमरजेंसी नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन। ठीक है, लोग कहते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो स्टेट इमरजेंसी है, कहने को ठीक है आप कह सकते हैं, लेकिन वो क्या है, आपका प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, न कि आपका स्टेट इमरजेंसी है। ठीक है, ओके, दूसरी बात है कि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन, हमारा इमरजेंसी प्रोविजन आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब संविधान लिखी जा रही थी, संविधान सभा गठन हुआ था, तो सारे देश के संविधान को पढ़ के संविधान, अपना इंडिया का संविधान बनाया जा रहा था, तो इमरजेंसी का प्रोविजन हम कहां से लिए? तो जो हमारा आपातकाल का प्रोसेस है, जो प्रोविजन है, हमने क्या किया कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इन्फ्लुएंस कहां से है? तो इसका इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, आपको पता है कि इसमें 60 to 70% जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है।
ठीक है, ओके। एक तो यहां से है एक, और दूसरा एक है कि जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां से लिया गया है। ठीक है, यानी कि वीमर, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ से लिया गया, और दूसरा हमारा ये, इन दोनों को स्टडी करने के बाद हम क्या किए कि इमरजेंसी प्रोविजन भारतीय संविधान में लागू कर दिए। ठीक है, ओके। अब आप कहेंगे सर ये चीज लगा, तो ये जो है इसकी कमेटी बनी क्या? तो मैं कहूंगा कि जब ये इमरजेंसी प्रोविजन बन गया था, तो उसमें इमरजेंसी प्रोविजन कैसे लगे, कौन रिकमेंड करेगा, किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में हमारे रिलेशन होंगे, है ना? तभी, क्योंकि जब जब तक सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन डिसाइड नहीं होंगे, तो गवर्नर रिकमेंड करेंगे नहीं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट लगाएंगे नहीं प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो उन सारे प्रोसेस को समझने के लिए हमारे कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन। ओके, तो जो हमारा इंटर स्टेट रिलेशन है आर्टिकल 263 में मेंशन है, 1990 में सरकारिया कमेटी बनी थी, तो सरकारिया कमेटी ने रिकमेंड किया और प्रेसिडेंट ने 1990 में इसको लागू किया था, है ना? यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल किस में है, 263 में। ओके, और आर्टिकल 262 क्या है, कमेंट कीजिएगा, बता दे रहा हूँ आपको। इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल 362 है। ठीक है, तो ये जो हमारा कमेटी बनी थी इंटर स्टेट रिलेशन के लिए, वो कमेटी कौन कौन थी? तो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा सरकारिया कमेटी बनी थी, सरकारिया कमीशन। और जो सरकारिया कमीशन बनी, ये बनी थी 1983। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसा बताने का, लेकिन क्या है ना कि ये जो सरकारिया कमीशन हो गया कब आई थी, ठीक है, तो उसको कोरिलेट कर रहा हूं, तो आप रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा पुंछी, पुंछी कमीशन बनी थी। ये पुंछी कमीशन कब बनी थी? ये 2007 में। सरकारिया कमीशन कब बनी थी? 1983 में, और फिर पुंछी कमीशन बनी थी। और ये जो सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन है, ये हम ये दोनों कहते हैं कि गवर्नर किस तरीके से काम करेंगे। कहते हैं कि गवर्नर का टेन्योर है वो फिक्स होना चाहिए, वो हमारे आउटसाइड स्टेट के होने चाहिए, सेम स्टेट के नहीं होने चाहिए जहाँ पे वो गवर्नर बनते हैं, है ना? और लॉजिकल होने चाहिए, एक पार्टी का पक्ष नहीं रहना चाहिए। तो ये सब सारे रिकमेंडेशन है जो रिलेटेड टू गवर्नर, और वो जो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए कि नहीं लगाइए। तो ये सब सारी चीजें सरकारी और ऊंची कमीशन में मेंशन है। ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका पूरा ये हो गया। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजन ये है, अब जो इमरजेंसी है इसमें हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इमरजेंसी, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो टाइप ऑफ इमरजेंसी में आपको पता है कौन कौन से हैं? तीन हैं। ओके, तीन हैं, आप लिख लीजिए। एक आपका है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ओके, दूसरा है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट का रूल होता है ना, प्रेसिडेंट रूल। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी। ठीक है, अब देखिए जो नेशनल इमरजेंसी है, ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 352 में है। ओके, प्रेसिडेंट रूल किस में है? ये हमारा आर्टिकल 356 में है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में है? ये हमारा आर्टिकल 360 में है। ओके, ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्या है, इसके प्रोविजन क्या है, ठीक है, इसका ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे लगता है इमरजेंसी, और इमरजेंसी लगाने का प्रेसिडेंट किस तरीके से प्रोक्लेमेशन करते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो पार्लियामेंट है वो 1 महीना के अंदर उसको अपना स्वीकृति देता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। फिर अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या है वो देखेंगे। फिर नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट पे, या जो हमारा सेंट्रल डायरेक्टिव टू स्टेट, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर कब कब लगा था,
नेशनल इमरजेंसी उसको देखेंगे, फिर इससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी। ओके, ठीक। ये देखिए, ये हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, ओके, ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल, ये देखिए, ये आपको पता है कि ये हमारा आर्टिकल 352 में ये हमारा क्या है, मेंशन है। ओके, नेशनल इमरजेंसी। चलिए, इसका देखिए, नेशनल इमरजेंसी का है ना, ग्राउंड क्या है, इसका ग्राउंड क्या है, यानी किस आधार पे, है ना, किस आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगेगा। ठीक है, तो इसका ग्राउंड है, एक तो हमारा वार, यदि दो देशों के बीच वार हो रहा है, इंडिया का युद्ध किसी और देश के साथ जब युद्ध हो रहा है, तो उस केस में हमारे जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 352 का सहायता लेकर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो हमारा युद्ध हो गया। एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब यदि कोई देश, मान लीजिए पाकिस्तान है या चाइना है, यदि वो इंडिया पे अटैक करता है, इंडिया के किसी भी पार्ट पे अटैक करता है, वो मान लीजिए पाकिस्तान हमारा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के थ्रू या गुजरात के थ्रू अटैक करता है, चाइना जो है, चीन जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश पे करता है, तो पूरे भारत पे तो नहीं किया, लेकिन किसी छोटे पार्ट पे भी किया है, बॉर्डर स्टेट पे भी किया है एक्सटर्नल एग्रेशन, तब पर भी हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, यानी कि हमारा सशस्त्र जो हमारे विद्रोह हो जाएगा, लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि बंदूकें वंदूकें लेके शुरू हो जाएंगे, तलवार उड़ा लेके शुरू हो जाएंगे, मारकाट शुरू हो जाएगी और अपने देश के अंदर विद्रोह शुरू हो जाएगा, आर्म्ड रिबेलियन। तो उस केस में हम प्रेसिडेंट महोदय क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आर्म्ड रिबेलियन अभी जो क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसी को याद रखिएगा, एक हमारा वार हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया और आर्म्ड रिबेलियन हो गया। एक हमारा आता है, ठीक है, इंटरनल, इंटरनल डिस्टरबेंस। तो जो हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस था, इसी यही हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस को, जो कि 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टरबेंस पे हमारा नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। ओके, लेकिन इसको क्या करके 44th जनता गवर्नमेंट बनी और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आएगी और इसके 1978 में, और उसने क्या किया कि जो इंटरनल डिस्टरबेंस था उसको खत्म करके उसका नाम दे दिया और वो नाम पड़ गया आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, यानी कि अब इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे नहीं लगता है नेशनल इमरजेंसी, बल्कि किसके आधार पे, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे होगा। यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर यदि लिखें कि हमारे देश में इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है, इस आधार पे आप इमरजेंसी लगाइए, तो प्रेसिडेंट महोदय उस आधार पे, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे इमरजेंसी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि संविधान का संशोधन कर लिया गया है और उसमें यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्री हैं, यदि वो इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह पे आर्म्ड रिबेलियन लिख के रिकमेंड करेंगे, ठीक है, तो तभी जाके हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस है इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि अभी याद करने के लिए वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन को रखेंगे। ठीक है, अब दूसरा है कि चलिए भाई हमारा ग्राउंड तो क्लियरेंस हो गया कि क्या क्या ग्राउंड रहेंगे उस पर हमारे नेशनल इमरजेंसी लगेंगे। ठीक है, अब बताइए आप कि इनको प्रोक्लेमेशन प्रोसेस क्या है, यानी कि मान लीजिए युद्ध छिड़ गया, ये सब प्रोसेस हमारे कंडीशन मिल गई कि इस आधार पे हमें लगाने चाहिए, लगाएगा कौन, तो उसको बोलेंगे हम प्रोक्लेमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोक्लेमेशन प्रोसेस है, यानी कि ग्राउंड मिल गया, ग्राउंड के बाद हमारा प्रोक्लेमेशन प्रोसेस है क्या, देखिए इसमें प्रोसेस ये है इसका कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, जो प्रेसिडेंट यानी कि देश के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, वो इसको लगाएंगे।
या तो जैसे ही वार का कैबिनेट हमें अप्रूवल दिया ही नहीं दिया, कंडीशन लग गई, जैसे ही रिटेन में अभी मान लीजिए कि पीएम इनसे कंसल्ट करते रहते हैं, तो तुरंत बोलेंगे ठीक है आप लगा दीजिए, हम आपको लिखित में हम दे रहे हैं। तो प्री और ड्यूरिंग, ठीक है, यानी कि वार चल रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो उस समय कौन लगाएगा प्रेसिडेंट रूल, अरे नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाएंगे। प्रेसिडेंट लगाएंगे तो कब लगाएंगे, ये मैटर करता है। तो मैटर ये होगा कि पहले क्या था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या की कि बस जाके रिकमेंड करती थी और प्रेसिडेंट लगा देते थे। तो 1975 में जब इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी लगाई ऑन द ग्राउंड ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उस समय क्या था कि कैबिनेट लिखित में उनको नहीं दिया था, यानी कि सिर्फ हमारे जो होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, इनका रिकमेंडेशन नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पीएम इंदिरा गांधी जी का था। तो जब जनता गवर्नमेंट बनी 1978 में, तो उसने कहा कि हम इसको संशोधन करेंगे कि जो प्रेसिडेंट जो हमारा नेशनल इमरजेंसी लगेगा, वो सिर्फ एक आदमी के कहने पे नहीं, बल्कि वो जो पूरे कैबिनेट है उनके रिकमेंडेशन पे, और वो भी रिकमेंडेशन हमारा रिटेन रिकमेंडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा कि कैबिनेट अप्रूवल, कैबिनेट अप्रूवल, है ना, कि जो भी हमारे केंद्रीय मंत्रीज हैं, है ना, उनका रिकमेंडेशन चाहिए। अब वो भी हमारा जो अप्रूवल है वो हमारा क्या होना चाहिए, रिटेन, रिटेन, और ये मैंडेटरी। अब क्या हो गया, रिटेन मैंडेटरी हो गया, और ये कहां से आया, 44th, है ना, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट का अप्रूवल लिखित में चाहिए कि कैबिनेट चाह रहा है लगाने के लिए। देखिए, जब हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट सिर्फ अपने डिसाइड नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट का है कि जो भी डिसीजन वो लेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन पे ही होगा, मतलब जो भारत सरकार चाहेगी उसी को बस उनके प्रेसिडेंट के नाम पे बस लागू किया जाता है। समझ में आ गया, यानी कि मेन काम कैबिनेट ही करती है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, ये कैबिनेट अप्रूवल हो गया। अब जब कैबिनेट अप्रूवल हो गया और प्रेसिडेंट लगा दिए हैं, ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा ना कि आपको 1 महीना तक ये लगा रहेगा। ठीक है, 1 महीना तक आप जाके रिकमेंडेशन दे दिए हैं, है ना, कैबिनेट अप्रूवल दे दिया है, प्रेसिडेंट लगा देंगे और 1 महीना तक ये हमारा लगा रहेगा। 1 महीना के अंदर पार्लियामेंट जो है, यानी कि पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा, वो अपने अपने हाउस में इस स्पेशल मेजोरिटी के साथ उनको ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हमारा प्रेसिडेंट रूल, अरे सॉरी, नेशनल इमरजेंसी लगना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, यानी कि जितने मेंबर हैं, टोटल जितनी स्ट्रेंथ है उसके 2/3 लोग हमारे प्रेजेंट और वोटिंग करें, स्पेशल मेजोरिटी वो होता है। स्पेशल मेजोरिटी आपको अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया हूं, जाके वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगी। तो पहले क्या है कि एक आप रखेंगे 1 मंथ, 1 मंथ रखेंगे, तो 1 महीने के अंदर, विद इन विद इन विद इन 1 मंथ हमारा क्या होगा कि जो लोकसभा और हमारे राज्यसभा, ये क्या करेंगे, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ हमारा रेजुलेशन पास करेंगे। यदि रेजुलेशन पास हो गया, रेजुलेशन पास हो गया, पास हो गया, तो क्या होगा, ये लगेगा 6 महीना के लिए। कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, यानी कि ये, यानी कि 1 महीने के अंदर जैसे लगा, तो उस 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और जब पास हो जाएगा, यानी कि नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल मिल गया पार्लियामेंट से, तो 6 महीना के लिए पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी एक बार में। ठीक है, फिर समझिए, अब ये 6 महीना लग गया, फिर जैसे ही 6 महीने अभी जरूरत पड़ रही है कि नहीं यार 6 महीने के बाद और नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो फिर क्या करेगा कि फिर लोकसभा और राज्यसभा फिर से स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन फिर पास करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा 6 महीना फिर लगेगा। यानी कि हर 6 महीना पे इनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रिन्यूअल करना पड़ेगा, और वो हमारा इमरजेंसी एक्सटेंड बढ़ता जाएगा वो। ठीक है, और समझिए, ये कब तक चलेगा, ये जब तक पार्लियामेंट चाहेगी तब तक 6-6 महीना के लिए ये हमारा नेशनल इमरजेंसी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया आपको, ओके। कब तक के लिए, इसी कोई सीमा है, नहीं इसी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, इसका कोई सीमा नहीं है, जब तक सरकार चाहेगी, जब तक पार्लियामेंट चाहेगा, तब तक हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा पूरे देश में। ओके,
जब आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल में देखते हैं, राष्ट्रपति शासन में देखते हैं, तो उसमें एक लिमिट किया गया है कि 3 साल से अधिक आप किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में नेशनल इमरजेंसी के केस में ऐसा नहीं है। इसमें जितने साल चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने के बाद आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। समझ में आ गया? ओके। ये तो प्रोक्लेमेशन प्रोसेस समझ गए आप, ठीक है। अब देखेंगे हम एक और, देख लीजिए इसका। इसके बाद एक और ग्राउंड देखते हैं। ये ग्राउंड है अप्रूवल। थोड़ा सा रिपीट रहेगा ये, लेकिन आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगा और समझने में भी आसानी रहेगा। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। ओके, ठीक। ये जो आपका अप्रूवल एंड ड्यूरेशन है, ये भी एक कंसेप्ट है। आपको हम बताए हैं कि जो आपका ड्यूरेशन है, इनिशियली यानी कि शुरुआती दौर में जो है, ये 1 मंथ के अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो हमारा 6 महीने तक होगा। यानी कि एक बार में 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ का हो गया। लेकिन ये क्या कर सकते हैं हम, एक्सटेंडेबल, एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ, ठीक है। और ये 6-6 महीना करके बढ़ते जाएंगे। हर चीज का फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए एक बार पार्लियामेंट क्या है कि अप्रूवल दे दी है, ठीक है, अप्रूवल दे दी तो फिर 6 महीना चलेगा या 2 महीना चलेगा या 3 महीना, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन इसमें फिक्स है कि एक बार अप्रूवल दे दिया तो 6 महीना आपका नेशनल इमरजेंसी चलेगी। राष्ट्रीय आपातकाल जो है 6 महीने का चलेगा। फिर 6 महीने के बाद फिर अप्रूवल देगा और यदि अप्रूवल नहीं मिला तो वो खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। और ये कब तक चलेगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। अप्रूवल, अप्रूवल जैसा कि आपको पहले बताया हूं मैं कि अप्रूवल कैसा चलेगा भैया। ये जो हमारा अप्रूवल होगा, ये हमारा स्पेशल मेजोरिटी के साथ हो, यानी कि बोथ हाउस है ना, विद स्पेशल मेजोरिटी। समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए, ये प्रेसिडेंट रूल तो लग गया, इससे आप सहमत हैं। लेकिन आप एक चीज बताइए, ये जब प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो इसके बाद क्या होगा, है ना। अच्छा, एक कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना। यानी कि ग्राउंड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोक्लेमेशन के बाद हमारा ये आ जाएगा अप्रूवल, और फिर अप्रूवल के बाद हम नीचे जा रहे हैं, ये क्या होगा, ठीक है, ठीक। अब अप्रूवल के बाद हमारे आएंगे क्या, कि इसका प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो इसको हटाएंगे कैसे, रिवोक कैसे करेंगे। रिवोकेशन कैसे करेंगे, यानी कि एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया है तो इसको हटाने का क्या प्रोसेस है और कौन हटाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको हटाने के लिए ना दो तरीके से है, दो तरीका है। एक, कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, तो एक हमारा प्रेसिडेंशियल रिवोकेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट चाहेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यदि लोकसभा जो है, राज्यसभा की बात नहीं होती है, लोकसभा, लोकसभा रिवोकेशन, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए तो हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, वो भी दोनों सदन का। लेकिन उसको हटाने के लिए सिर्फ हमें लोकसभा की अनुमति चाहिए, है ना। और वो भी क्या, हमारा सिंपल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। कैसा? सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के साथ। यानी कि कितने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उसका 50% यदि लोग उसके पक्ष में दे दिए तो वो हमारा रिवोक हो जाएगा, यानी कि हमारा नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। तो नेशनल इमरजेंसी हटाने के लिए ज्यादा कोई तामझाम नहीं है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए हमें स्पेशल प्रोविजन लाना पड़ता है। आप इसी तरह याद कीजिएगा कि गवर्नमेंट जॉब पाना, ठीक है, बहुत ही टफ है, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हटाने के लिए आप यदि कोई गलती करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको सस्पेंड सस्पेंड कर देगी, या चाहेगी तो वो हटा देगी आपको, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए। इसके बाद फिर हमारा आएगा कि चलिए नेशनल इमरजेंसी लग गई, मान लिया, ठीक है, उसको हटा भी दिए। लेकिन आप एक चीज बताइए कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस समय उसका इफेक्ट क्या होगा,
यानी कि नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे। इसके प्रभाव बहुत हैं, इसलिए आराम से आप देखिए। देखिए, पहला है कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव पावर हैं, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सेंट्रल डायरेक्टिव टू स्टेट, यानी कि सेंट्रल डायरेक्टिव टू स्टेट्स, है ना, यानी कि अभी 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं इंडिया में। तो नेशनल इमरजेंसी जब लागू होगा, प्रेसिडेंट जब डिक्लेयर कर देंगे, है ना, लोकसभा और राज्यसभा जब स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करेंगे और वो रिकमेंडेशन जाएगा कैबिनेट के थ्रू रिटेन में प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट लगा देंगे नेशनल इमरजेंसी। वो जैसे ही पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो उस समय क्या हो जाएगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, यानी कि जो भी राज्य है, 28 राज्य, उनको जो दिशा निर्देश देगी, तो उसी पे उनको, उन स्टेटों को, उनके आदेश को मानना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में अटैक कर दिया, नेशनल इमरजेंसी हमारी डिक्लेयर हो चुकी है। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार को बोल सकता है। अब सोचिए, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट में आता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को बोलेगा कि ऐसा है कि आपके जो हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, उनको पूरा अदम खाली रखिए, क्योंकि कभी भी फ्लाइट वहां से हमारा रनवे ले सकती है। ठीक है, टेक ऑन कर सकती है। ठीक है, तो ये सब जो भी डायरेक्शन देगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया। पार्लियामेंट्री पावर क्या है? पार्लियामेंट्री, संसदीय पावर क्या है भाई? शक्ति, संसदीय पावर क्या है, शक्ति क्या है? देखिए, इसमें है कि जो पार्लियामेंट्री पावर आएगी, इसमें ये होगा कि जो भी हमारे स्टेट लिस्ट है, जो देखते हैं कि आप जो सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पढ़ाया हूँ आपको मैं। तो जो स्टेट लिस्ट है, जिसमें हमारे 61 सब्जेक्ट जो आते हैं, है ना, तो उसमें क्या करेगी कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, समझ में आ गया? यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो स्टेट का जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए पुलिस आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, लैंड हो गया, ठीक है, ये सब स्टेट लिस्ट है। तो इन स्टेट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी कानून बनाना चाहे उस पर बना सकती है। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। छह आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है ना? क्या होता है फंडामेंटल राइट का? सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, अब देखिए, दो तरीके से सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, क्या क्या आप समझिए, इसको इसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप। एक हमारा है फंडामेंटल राइट, ये हमारा आर्टिकल 19 है। ठीक है, कुछ भी बोलने का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ये है। ये आर्टिकल 19 जो है, ये सस्पेंड हो जाता है किससे? ये हमारा डील्ट विथ, डील विथ आर्टिकल 358, याद रखिएगा। मतलब ये है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, चाइना से, पाकिस्तान से युद्ध हुआ और नेशनल इमरजेंसी लग गई मान लीजिए, तो उस समय हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं होता है उस पे। यानी कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मीडिया में, सोशल मीडिया में, है ना, तो आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, वो आर्टिकल 358 के माध्यम से ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, यानी कि वो आजादी खत्म हो जाती है, वो अधिकार आपसे छीन लिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 19 का। जब हमारा वार और एक्सटर्नल अफेयर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, एग्रेशन, तब, ठीक है, यानी कि इस केस में क्या है कि नो सेपरेट, सेपरेट ऑर्डर फॉर सस्पेंशन। इसके लिए प्रेसिडेंट अलग से एक ऑर्डर नहीं निकालते हैं कि आर्टिकल 19 आपका खत्म किया जा रहा है।
नहीं, ये जैसे नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो आर्टिकल 358 के माध्यम से ये हमारा आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको लेके आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें बोलने की आजादी छीन ली गई है, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते इसको लेके। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा है, आप ये देखेंगे, एक तो ये है, दूसरा है हमारा कि आर्टिकल आर्टिकल 359, ये आपका 358 है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर नहीं देंगे, अपने आप ये सस्पेंस हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 359 में क्या हो जाएगा कि ये ऑथोराइज करता है, ऑथोराइज करता है द प्रेसिडेंट, किसको? प्रेसिडेंट को। क्या करने के लिए? टू सस्पेंड, टू सस्पेंड द राइट, सस्पेंड द राइट्स टू मूव एनी कोर्ट, यानी कि आप कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते फॉर enforcement of enforcement of fundamental rights during emergency। ठीक है, यानी कि आर्टिकल जो 359 है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि आप और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दीजिए, कि जिससे लोग अपने फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए कोर्ट में ना जा सके। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस भी है, एक्सेप्शंस हैं। कौन सा एक्सेप्शन है भाई? ये है हमारा आर्टिकल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इन दोनों को छोड़ के आर्टिकल 20 में क्या है, मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट कर ली है तो कही कि नहीं तुम अपने खिलाफ गवाही दो, तो आप नहीं दे पाएंगे, आपको मना किया करता है। आर्टिकल 21 क्या है कि लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, है ना, आज़ादी से जीने के लिए। तो ये चीज़ तो आर्टिकल 20 और 21 तो फंडामेंटल राइट आपका जीवंत रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, नेशनल इमरजेंसी लगे, प्रेसिडेंट रूल लगे, कुछ भी लगे। लेकिन और भी चीजें जो है आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी पे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आर्म्ड रिबेलियन है उस पर हमारा ये आर्टिकल 19 खत्म नहीं होता है, ये सिर्फ हमारा वार और एक्सटर्नल एग्रेशन जो होंगे उसी पे खत्म होता है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो कभी पूछेगा कि आर्टिकल 358 में हमारा आर्टिकल 19 जो है अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी कि बोलने की आजादी को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट हमको मना कर रही है। ओके, उसी प्रकार आर्टिकल 359 में ये देता है प्रेसिडेंट को कि यदि वो चाहें कि मान लीजिए कि आर्टिकल 25 धर्म को लेके, तो प्रेसिडेंट कहेंगे कि ऐसा है, अभी वार चल रहा है, मान लीजिए पाकिस्तान से वार चल रहा है, तो भारत सरकार ऑर्डर दे देगी, प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे कि ऐसा है कि धर्म को लेके कोई भी बात नहीं करेगा, धर्म को लेके यदि कोई बात करेगा तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। तो अब आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे कि नहीं ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है भाई, आर्टिकल 25, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक्शन लेगा। नहीं नहीं नहीं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि कहेगा सुप्रीम कोर्ट कि आर्टिकल 359 में ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि जब युद्ध चल रहा हो तो वो इस आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, उसके बाद देखिए ये फंडामेंटल राइट्स का हो गया। फिर आप देखेंगे ये पोर्शन, इसमें है कि फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि वित्तीय प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल, जैसे कि आपको पहले ही बताया हूं, आर्टिकल 354 है। आर्टिकल 354 में ये है कि भारत सरकार क्या करेगी कि जो भी हमारे रिसोर्स हैं उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी, रिसोर्सेस, रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो भी संसाधन है उसको बांट देगी स्टेट्स में, उसके लिए आर्टिकल 354 है। ये आर्टिकल 354 अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एक और है, एक और है क्या, हमारा यूनियन ड्यूटी, यूनियन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट स्टेट्स, है ना, यानी कि जो भी हमारा नेशनल इमरजेंसी चल रहा है, वार चल रही है, तो उस केस में होगा कि जो भी हमारे केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी स्टेट हैं उसकी रक्षा करे। और ये कहाँ मेंशन है, ये हमारा आर्टिकल 355 में हमारा क्या हुआ है, लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सब समझने के बाद फिर हमारे आएंगे पॉइंट कि हमारा हिस्टोरिकल इंस्टेंस क्या है, यानी कि कब कब हमारे
ये नेशनल इमरजेंसी लगे हैं, है ना। ओके, तो ये जो हमारे हिस्टोरिकल इंस्टांसेस हैं, ये देखेंगे, ये हमारे तीन बार लगे हैं, 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगे हैं। कब कब भैया बताइए। देखिए, पहला तो ये है कि हमारा है 1962 में लगा। ओके, 1971 में लगा, 9 साल बाद, बहुत बढ़िया। फिर 1975 में लगा है। ओके, ठीक। 1962 में क्या था? चाइना वार, चीन का वार था भाई, इसको हम चाइना ही बोलते हैं, चाइना वार। और इस समय कौन से पीएम थे? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पीएम थे। तो वो हमारे प्रेसिडेंट को बोले, प्रेसिडेंट हमारे लगा दिए। 1971 में क्या था? पाकिस्तान, ठीक है, यानी इंडिया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार था। और इस समय हमारे कौन से पीएम थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। यानी कि एक बार जो नेशनल इमरजेंसी लगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में लगा, और 2 और लगा 1975 वाला भी जो था, ये हमारा इंटरनल इंटरनल डिस्टरबेंस, है ना। इस समय भी हमारे कौन थी? इंदिरा गांधी। समझ में आ गया? यानी कि अभी तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही नेशनल इमरजेंसी लगाया है, क्योंकि चाइना युद्ध कर दिया था, फिर पाकिस्तान युद्ध कर दिया था, उसके बाद इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ था, तो नेहरू और इंदिरा गांधी ने ये लगाया। बस एक चाइना के साथ युद्ध हुआ तो नेहरू जी ने लगाया था नेशनल इमरजेंसी, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। फिर जो आपका इंटरनल डिस्टरबेंस था 1975 में जो लगा, तो 1978 में हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसी इंटरनल डिस्टरबेंस को हटाकर हम क्या कर दिए? आर्म्ड रिबेलियन। समझ में आ गया? ओके, तो ये 3 बार हमारा लगा है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा इसमें, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए। ये क्या है? पहला आप ये समझिए कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19, ये हमारा सस्पेंशन है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो अपने आप ये आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है। ओके, लेकिन आप देखिए एक्सेप्शन है क्या? आर्म्ड रिबेलियन। समझ में आ गया? एक्सेप्शन, यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगते हैं, एक वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, और हमारे आर्म्ड रिबेलियन। तो इन तीनों में आर्टिकल 19 सस्पेंशन होता है क्या नेशनल इमरजेंसी में? तो आप कहेंगे कि नहीं, आर्म्ड जब रिबेलियन होता है, जब आंतरिक विद्रोह होती है भारत में, उस समय आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वार और एक्सटर्नल एग्रेशन में आर्टिकल 19 का सस्पेंशन होता है। समझ में आ गया? और ये आप देखिए यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, ये जो आपका इंटरनल डिस्टरबेंस है, ये जो बना आपका आर्म्ड रिबेलियन, यही हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस आर्म्ड रिबेलियन बना कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। समझ में आ गया? Okay. अब देखिए दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि ये जो है जुडिशियल रिव्यू होता है ना। ये जो आर्म्ड रिबेलियन बना है ना, इसका जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, किसका? आर्म्ड रिबेलियन का। ओके, ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। यानी यदि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं है, और प्रेसिडेंट ने यदि नेशनल इमरजेंसी लगा दिया है आर्म्ड रिबेलियन कह के, तो आप उसको, ओपोजिशन पार्टी जो है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है कि आप बताइए कि ये किस आधार पे हमारे आर्म्ड रिबेलियन लगाए हैं, इसका जुडिशियल रिव्यू कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप किस आधार पे आर्म्ड रिबेलियन डिक्लेयर किए, आप मुझे बताइए। लेकिन वार और एक्सटर्नल एग्रेशन है, उन दोनों के केस में ये जाके ओपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन लगेगा, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट आया है ना, ये किस में आया? ये हमारा मिनरवा, मिनरवा, ठीक है, मिल केस जो हमारे आए थे केस, ये नोट डाउन कीजिएगा आप।
ठीक है, उसमें रखा गया था कि नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। ये मिनरवा मिल केस में मेंशन है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके, ये चीजें थी आपकी। तो अब तक देखें आप, ये जो आपका नेशनल इमरजेंसी का कंसेप्ट है, आपको इस तरीके से मैं पूरा समझाया हूँ। ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे आप इस तरीके से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम देखेंगे अब देखेंगे हम लोग कि स्टेट इमरजेंसी, जो कि स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो क्या है। ठीक है, तो देखिए, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट का रूल। ठीक है, ओके, ये स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ये जो आपको पता है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है, ये किस आर्टिकल में आती है? बिल्कुल पता है, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356, लेकिन मेन आपका 356 है। ओके, ठीक है, अब आप देखेंगे इसका कि भैया इसका डिफिनेशन क्या है। ठीक, डिफिनेशन क्या है प्रेसिडेंट रूल का? जो प्रेसिडेंट रूल है, इसका डिफिनेशन क्या है? ओके, इसका है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। क्या है ये प्रेसिडेंट रूल का डिफिनेशन? कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कितने तरीके की होती है आप देखिए। ओके, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, ये हमारे दो तरीके की होगी। ठीक है, एक हमारा आएगा आर्टिकल 355, ठीक है, और एक आएगा हमारा आर्टिकल आर्टिकल 356। ठीक है, जो कि आपको पहले मैं बताया हूं। ठीक, अब देखिए, आर्टिकल 355 में यह है कि यूनियंस ड्यूटी टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। आर्टिकल 350 में क्या है? इसमें है कि यूनियंस ड्यूटी टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि संवैधानिक स्तर पे जिस तरीके से गवर्नेंस चलाना है, प्रशासन चलाना है, ठीक है, तो ये किसका है? यूनियन गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है। यदि राज्य सरकार सही से स्टेट में सरकार नहीं चला रही है और यदि सेंटर को पता चलता है, तो आर्टिकल 355 के ग्राउंड पे स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आर्टिकल 356 में क्या है? आर्टिकल 356 में है कि फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ओके, ठीक है, अब देखिए इसको समझा रहा हूं आपको मैं। आर्टिकल 355 में है क्या? आर्टिकल 355 में ऐसे आप मान लीजिए कि कोई बॉर्डर स्टेट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया, है ना? तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लगता है कि पाकिस्तान हम पे अटैक करने वाला है। ठीक है, तब ये क्या करेगा? आर्टिकल 355, है ना, ये मैंडेटरी करेगा, है ना, स्टेट को कि आप उसकी प्रोटेक्शन कीजिए, और उस स्टेट के लिए, है ना, मतलब राजस्थान यूपी के लिए वहां पे क्या लगा देगा? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो 355 ये करके ये हमारा लग सकता है। आर्टिकल 356 में क्या है कि हमारा स्पेशली मेंशन करता है प्रेसिडेंट रूल, यानी इसमें ये है, आर्टिकल 56 में फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में, कि मान लीजिए आप कि जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव हुआ, ठीक है, या एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि यदि दंगा हिंसा हो गया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, चाहे कहीं भी हो, और पुलिस जो कि स्टेट के कंट्रोल में आती है, और पुलिस उस दंगा को कंट्रोल नहीं कर पा रही है,
तो उस केस में आर्टिकल 356 में हमारे गवर्नर जो हैं वो बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, और उस केस पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा हमारा। और 356 और 355 आप समझ गए, 356 हमारा ये है। समझ में आ गया आपको? ओके। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कि ग्राउंड क्या है इसका, है ना? ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन, ठीक है, कि भैया हमारा ग्राउंड क्या है, किस आधार पे हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा ये ग्राउंड है जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी 355 356 वही है, यही हमारे होंगे, लेकिन फिर से हम कर दे रहे हैं आपको। एक तो हमारा ये है कि फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। एक तो ये हो जाएगा आर्टिकल 356 में, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नॉन नॉन कॉम्प्लायंस विद सेंट्रल डायरेक्टिव। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि कोई ऑर्डर दी नेशनल इंटरेस्ट के लिए और आपने उसको नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब आप देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोमेशन, यानी क्या प्रोसेस है, किस आधार पे राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी हमारी लगेगी, है ना? तो इसका प्रोसेस वही है क्या, कि प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट लगाएंगे, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, ठीक है, और दूसरा कैबिनेट अप्रूवल, कैबिनेट अप्रूवल। 1978 के पहले हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए हमारे कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा आया, जनता गवर्नमेंट जब लेके आई 1978 में, ठीक है, तब हमारा कैबिनेट अप्रूवल मैंडेटरी हो गया। नहीं तो 1978 से पहले हमारा जो प्रेसिडेंट रूल लगता था वो कैबिनेट की अप्रूवल नहीं जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब जरूरत पड़ेगा। यदि उत्तर प्रदेश में या बिहार में, राजस्थान में, कई किसी भी स्टेट में यदि प्रेसिडेंट रूल लगना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है उसका अप्रूवल चाहिए, तब जाके हमारा प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। ये जो हमारा अप्रूवल जो होगा, अप्रूवल, है ना, एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ये कैसे होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी समझेंगे। देखिए, जो अप्रूवल होगा, अप्रूवल ये है, अप्रूवल ये क्या करेगा, अप्रूवल जो बोथ हाउस है, बोथ हाउस, बोथ हाउसेस कौन से हैं भैया, बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये क्या करेंगे कि ये सिंपल मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी, मेजोरिटी के साथ, ठीक है, उसको पास करेंगे। कहने का मतलब ये है कि गवर्नर जो हैं वो प्रेसिडेंट को बताएंगे कि प्रेसिडेंट साहब हमारे यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, तो साथ ही साथ हमारे गवर्नर बताएंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पता चलेगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे कि लिखित में उनको कैबिनेट अप्रूवल देगा कि हाँ आप लगा दीजिए। तो चलिए ये लग गया, ये लग गया, तो आपको क्या करेंगे कि 2 महीना के अंदर, विद इन 2 मंथ, यानी कि 2 महीना का समय दिया जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट रूल तो लग गया है, लेकिन अब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। जब चल रहा है तो उसी समय 2 महीना के अंदर ही जो लोकसभा और राज्यसभा है उनको प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए सहमति देनी पड़ेगी। अब तक कैबिनेट अप्रूवल दिया था, कैबिनेट अप्रूवल यानी कि सरकार दी थी, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पक्ष के और विपक्ष भी बैठती हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ 2 महीना के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारा प्रेसिडेंट रूल आगे बढ़ेगा। यदि 2 महीना के अंदर लोकसभा और राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी के साथ
प्रेसिडेंट रूल का रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल उस राज्य में खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि यदि प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है, तो हमारा कब तक चलेगा? इनिशियली देखिए, जब ये लग जाएगा तो 6 महीना तो चलेगा हमारा, 6 मंथ चलेगा। और जैसे हमारा नेशनल इमरजेंसी में आप देख रहे थे, तो नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि 1 महीना के अंदर आपको अप्रूवल देना पड़ेगा। और नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना के अंदर यदि स्पेशल मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा अप्रूवल दे पाती है तो 6 महीना के लिए इमरजेंसी हमारा लागू हो जाएगा। उसी तरह यदि प्रेसिडेंट रूल लगाना है आपको तो यहाँ पे 2 महीने का टाइम दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा को, और कहा जाता है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ आप रेजोल्यूशन पास कराइए। यदि पास हो जाएगा तो फिर 6 महीना के लिए प्रेसिडेंट रूल रिस्पेक्टिव स्टेट में लग जाएगा। लेकिन इसमें है कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ये कितने साल तक लग सकता है? 3 साल तक भी लग सकता है। नेशनल इमरजेंसी के साथ ऐसा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी जब तक चाहे तब तक लगा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल जो है, राष्ट्रपति शासन जो है, किसी भी राज्य में 3 साल से अधिक नहीं लगा पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही 6 महीना कंप्लीट होता है तो उससे पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा में फिर से स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, यानी कि 5 बार, 3 साल तक मैक्सिमम, यानी कि 5 बार आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ आपको अप्रूवल लाना पड़ेगा। 6 महीना खत्म हो गया, फिर अप्रूवल लेके आइए, फिर 6 महीना खत्म होगा, फिर अप्रूवल लेके आइए, फिर इस तरीके से 3 साल तक ये चलेगा। ठीक है, इसमें रिपीटेड अप्रूवल रिक्वायर्ड, जैसा कि आपको बताया कि इसी में रिपीटेड रिपीटेड जब 3 साल का लगेगा ना तो रिपीटेड अप्रूवल अप्रूवल रिक्वायर्ड। समझ में आ गया? ये चीज होगा। ठीक है, तो आपका ये अप्रूवल और ड्यूरेशन, आपको चीजें मैंने बता दी, ये आपका ड्यूरेशन का हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमारे लग गए हैं। अब इनका हमें रिवोकेशन करना है, इनको हटाना है, रिवोक करना है। अब प्रेसिडेंट रूल को हटाना है। तो जब प्रेसिडेंट रूल हमारे स्टेट में लगे, उनको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपने आप उसको प्रेसिडेंट रूल को हटा देंगे, उसमें पार्लियामेंट्री का अप्रूवल जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि देखिए, यदि नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या है कि नेशनल इमरजेंसी हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हटाने के लिए आपको लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी के साथ, और तब कहीं जाके प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी हटाएंगे, अपने से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या है कि प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल है ना, रिवोकेशन, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो अपने आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, यानी कि कैबिनेट जो चाहेगा वही, इसमें पार्लियामेंट की बात नहीं हो रही, कैबिनेट की बात हो रही है। और ये कब हटाएंगे? इसमें नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल अप्रूवल इज नीडेड। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन प्रेसिडेंशियल जो रिवोकेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो सरकार के पक्ष में जो कैबिनेट मंत्री हैं, यदि वो चाहेंगे तभी हमारा रिवोक होगा। समझ में आ गया? तभी प्रेसिडेंट, एक्चुअली तो कैबिनेट मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट को बोलेंगे, पीएम बोलेंगे ठीक है बढ़ा दीजिए, तो हट जाएगा वो। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा। जबकि आप देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए कैबिनेट यदि बोली है प्रेसिडेंट को कि आप हटाइए तो हटा तो देंगे, लेकिन आपको लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट चाहे तो हटा देंगे, इसमें लोकसभा में और राज्यसभा में कोई जरूरत नहीं है पास कराने की। ठीक है, दूसरा दूसरा केस में यह है कि जो लोकसभा है ना, यदि रेजोल्यूशन लेके आती है, ठीक है, लोकसभा, सॉरी, लोकसभा, अब कब? सिंपल मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी के साथ, तो हमारा प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि एक जगह बता रहे हैं आप कि लोकसभा रेजोल्यूशन लेके आएगी तब हटेगी, दूसरी जगह बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट हमारे चाहेंगे तब हटेंगे, तो सर ऐसा क्यों है? एक जगह आप देखते हैं कि कोई पार्लियामेंट्री का अप्रूवल जरूरत नहीं है, एक जगह कह रहे हैं आपकी लोकसभा का रेजोल्यूशन यानी कि सिंपल मेजोरिटी के पास होना चाहिए। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है, और लगाया कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी हमारे बीजेपी के सेंट्रल में है। तो जब चाहेंगे तब प्रेसिडेंट रूल हटा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं हटा सकते। लेकिन मान लीजिए यदि ये केस वेस्ट बंगाल के साथ हो, पश्चिम बंगाल के साथ, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, वो तो चाहेगी ना कि टीएमसी वहां पे रूल ना करे। तो वो तो जब तक चाहेगी तब तक वो प्रेसिडेंट रूल हमारा लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन उस केस में यदि ऑपोजिशन पार्टी जो है लोकसभा में मिलकर कहे कि नहीं, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये गलत हो रहा है, हम लोग एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं और प्रेसिडेंट रूल खत्म कराते हैं। तो लोकसभा में यदि ऑपोजिशन पार्टी मिलके सिंपल मेजोरिटी के साथ रेजुलेशन यानी कि प्रस्ताव पारित कर देती है, तब क्या होगा? प्रेसिडेंट को खत्म करना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन शासन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल से। समझ में आ गया? यही एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब आप कहेंगे, ठीक है, अब इसमें डाउट मत रखिएगा। अब अगला पॉइंट है, देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य में, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझेंगे। पहला प्रभाव है कि स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंशन डिसोल्यूशन, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे यदि प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग गया है, तो पश्चिम बंगाल का जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है ना, यानी कि क्या है, वहां पे विधानसभा, वहां तो विधान परिषद है नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने क्या किया है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने अभी सरकार से विधान परिषद बनाने की डिमांड की है। तो अभी क्या होगा कि जैसे प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो वहां का पश्चिम बंगाल का विधानसभा क्या हो जाएगा? सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे लगा, या डिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो विधानसभा है पश्चिम बंगाल का, या तो पूरा रद्द कर देंगे उसको, ठीक है, या तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा कब आया था? एस आर बुमाई बुमाई एस आर बुमाई केस है, उसमें ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, कि हमारा सस्पेंशन हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंशन हो जाए चाहे डिसोल्यूशन हो जाए, तो उसमें जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? डिसमिसल हो जाएंगे। जहां से प्रेसिडेंट रूल लगा तो उस राज्य का जो भी हमारे मंत्री हैं वो खत्म हो जाएंगे, वो मंत्री पद पे नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि जिस तरीके से नेशनल इमरजेंसी लगता था, तो आर्टिकल 19 358 के अंतर्गत खत्म होता था, और 359 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट चाहे वो हमारा फंडामेंटल राइट खत्म होता था। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या हो जाएगा कि जो भी आपका फंडामेंटल राइट्स है ना, वो क्या हो जाएगा? नो सस्पेंशन, ठीक है, ये है। यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा तो आपका फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन नहीं होगा, बल्कि आपका फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार आपका बना रहेगा, ठीक है। ये चीजें आपका है। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट नोट आप नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स में ये है कि सबसे पहले हमारा जो प्रेसिडेंट रूल कहां लगा था? फर्स्ट इम्पोजिशन, फर्स्ट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, वो कहां लगा था भैया? ये लगा था 1951 में। कहां पे? पंजाब। याद रखिए, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा आइए, यूपी के हैं, तो यूपी में समझना पड़ेगा कि आई थिंक यूपी में 9 से 10 बार, हमको लग रहा है कि 10 बार आपका प्रेसिडेंट रूल यूपी में लग चुका है, ठीक है, ओके। सबसे अधिक कहां लगा है मैक्सिमम टाइम के लिए? क्योंकि अभी तक जो प्रेसिडेंट रूल है ये 100 बार से अधिक लग चुके हैं, लेकिन सबसे अधिक कहां लगा है? मणिपुर। आप याद रखिएगा, मणिपुर। मणिपुर कहाँ है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारा नागालैंड, फिर हमारा मणिपुर, है ना, फिर हमारा मिजोरम, मिजोरम, फिर हमारा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा, फिर हमारा मेघालय,
मेघालय और यहाँ पे आसाम। आसाम, ये हमारे क्या है, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर, समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो मणिपुर है, यहाँ पे सबसे अधिक हमारा प्रेसिडेंट रूल लगा है। देखिए, अंबेडकर साहब बोलते हैं कि जो भी हमारा नेशनल इमरजेंसी हो या प्रेसिडेंट रूल हो, ये हमारा अंतिम उपाय है। यदि शासन प्रणाली सही से चलानी है आपको, तो ये हमारा लास्ट रिसोर्ट है। किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर जी ने कहा था। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक। तो आप नेशनल इमरजेंसी भी समझ गए, स्टेट इमरजेंसी भी समझ गए आप। ठीक है, अब एक बचा है आर्टिकल 360, ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये कहाँ है? वित्तीय आपातकाल। ये हमारा आर्टिकल आर्टिकल 360 में ये मेंशन है। ठीक है, ओके। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि ये हमारा है क्या। ठीक है, ओके। देखिए, इसका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल लगाने का ग्राउंड क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, है ना, इसके बारे में देखेंगे। ग्राउंड कुछ नहीं है, ग्राउंड इसका ये है कि थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, थ्रेट टू फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, समझ में आ गया? यानी कि आपको लगता है कि वित्तीय समस्या आ सकती है हमारे देश में, उस केस में हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और देखिए, जहां फाइनेंशियल इमरजेंसी में यहाँ है कि जिनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 से जिसको वेतन जाता है, वहां कटौती हम नहीं करते हैं साधारणतः। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में हम देखते हैं कि इवन आईएएस ऑफिसर हो गए और जजेज ऑफ द हाई कोर्ट हो गए, उनकी भी सैलरी हम 20 से 30% तक घटा सकते हैं। ठीक है, okay। इनका प्रोसेस क्या है? प्रोक्लेमेशन प्रोसेस क्या है? तो प्रोक्लेमेशन प्रोसेस सिंपल है। ठीक है, कैसे? आपको पता है भाई, ये प्रेसिडेंट ही लगाएंगे, प्रेसिडेंट, सिंपल लिख रहा हूँ, प्रेसिडेंट लगाएंगे। कब लगाएंगे? भाई प्रेसिडेंट लगा दिए, और हमारे जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल होनी चाहिए, मेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल कब तक होनी चाहिए भैया? ये हमारे सिंपल मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ। ठीक है, ओके भैया, कब तक? ये हमारा विद इन विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर हमको सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट्री यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो 2 महीना के बाद हमारा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें क्या है कि जब ये हमारा 2 महीना के अंदर यदि पार्लियामेंट्री अप्रूवल दे दी सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो इसमें जब तक चाहे तब तक हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। उसके लिए कोई रिपीटेड अप्रूवल जरूरत नहीं है। यानी लिख सकते हैं, नो रिपीटेड रिपीटेड अप्रूवल अप्रूवल इज नीडेड। यानी कि जब तक सरकार चाहे तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। बस एक बार सिंपल मेजोरिटी के साथ हमारा पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, फिर उसके बाद रिपीट वो नहीं हो सकेगा, यानी कि रिपीटेड अप्रूवल जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट आपको पता है कि सैलरी अलाउंस जो रिडक्शन है ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएगा। ये कभी लगा है क्या? नहीं, नेवर इम्पोज्ड। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इंडिया में कभी नहीं लगा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, एक क्या है, एक आपको समरी प्रोवाइड कर दे रहा हूं मैं ना। समरी क्या है, देखिए, एक हमारा अप्रूवल टाइम, अप्रूवल टाइम्स, ठीक है, मेजोरिटी, मेजोरिटी, और एक हमारा करंट स्टेटस, करंट स्टेटस। इसका टेबल बना दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो गया। ठीक है, दूसरा आप लिखें यहाँ पे, ये आपका नेशनल इमरजेंसी,
नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट का रूल, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसका आप नोट्स बना लीजिए। अब देखिए अप्रूवल टाइम को लेके बात करेंगे, तो इसका रहेगा नेशनल इमरजेंसी 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट को अपना स्पेशल मेजोरिटी के साथ देना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूवल देना पड़ेगा। और अभी कितनी बार लगा है? 3 टाइम्स, 3 बार अभी तक लग चुका है। कब कब? 1961, ठीक। कब तक लगा था ये? 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, 1975 में लगा था। ये 3 बार हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल में देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 मंथ के अंदर, है ना, 2 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी हमारा क्या, सिंपल मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ। कब तक लगा है ये भैया? बहुत बार लगा है, 100+ टाइम्स। ये हमारे प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लगे, 100 से अधिक बार राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगे हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी हमारा 2 मंथ में राज्यसभा और लोकसभा को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेंगे। कौन सी मेजोरिटी चाहिए? इसके लिए भी सिंपल चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। और लगाए कि नहीं? नेबर। समझ में आ गया? ठीक है। यानी कि इसको हाईलाइट कैसे करेंगे आप देखिए, जो अलग अलग है। एक तो नेवर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक हमारा स्पेशल, इसको रखिएगा, और ये इसको रखिएगा, ठीक है। और सब देखेंगे आप, और भी जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ये सब हमारे सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल बना के आप याद कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके। एक हमारे थिंकर हैं, है ना, वो थिंकर हैं हमारे के एम नबियार, नम पियार। ये के एम नंबियार जो होते हैं, नाम इनका जबरदस्त है। इन्होंने क्या किया, ये क्रिटिसाइज करते हैं, किसका? क्रिटिसाइजिंग, ये विरोध करते हैं, किसका विरोध करते हैं? द इमरजेंसी, द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। समझ में आ गया? यानी के एम नंबियार साहब जो हैं, ये हमारा इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का क्रिटिसाइज करते हैं। प्रेसिडेंट जो इमरजेंसी पावर लगाते हैं उसका विरोध करते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कॉल्ड इट इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? यानी कि नबियार साहब बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी रूल लगाते हैं, है ना, वो हमारा संविधान के साथ फ्रॉड है, गलत है वो, ठीक है। ओके। तो के एम नबियार साहब को देख लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी को देख लिए आप, स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल को देख लिए आप, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी को आप देख चुके हैं। अब एक काम करता हूं कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, है ना, उसको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, ये हमारे नेशनल प्रोविजन जो हैं, ये हमारे आर्टिकल 352 से लेके, है ना, 360 तक मेंशन है, ठीक है। ये तो आपको पता है, ओके। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से है आर्टिकल 352, 353, 354 आपको मैं समझाया हूँ, लेकिन अब एक काम कर रहा हूं मैं कि जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उसको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 352 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 352 है, इसको आप डिटेल में, आपके पास कोई बुक्स होंगी उस तरीके से उसको याद कीजिएगा, मैं बस आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 352 में है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बोला गया है। इसमें प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में नहीं बताया गया है, ये हमारा सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया।
और नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, तो नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में एक साथ इमरजेंसी डिक्लेयर हो, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि या तो पूरे देश में लगा दिया जाए, या अपने देश के किसी भी छोटे हिस्से में नेशनल इमरजेंसी आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो हमारा 352 में मेंशन है। ओके, ठीक। आर्टिकल 353, आर्टिकल 353 है, यानी कि थ्री इस तरह है, यानी कि इफेक्ट का मामला होगा, है ना, इफेक्ट, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो उस समय जो पार्लियामेंट है, हमारा संसद है, वो क्या करती है कि जो भी स्टेट है या पूरे इंडिया के जो स्टेट हैं, उनके जो स्टेट लिस्ट है, एजुकेटिव पावर हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, उस पे जो भी कानून बनाएगी, वो सब हमारा पार्लियामेंट बनाएगी, उसमें हमारा स्टेट कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मान लीजिए कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में युद्ध छिड़ गया, जैसे मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में युद्ध छिड़ गया है। ओके, और वहां पे आर्टिकल 352 लगा हुआ है, ठीक है, किसी नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है ना। तो पूरे भारत में तो नहीं लगा है, लेकिन मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में लगा है। तब भारत सरकार क्या करेगी, आर्टिकल 353 का प्रयोग करके केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में, जहाँ की शायद युद्ध होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश को निर्देश देगी कि वह सेना की आवाजाही के लिए अपने हाईवे को सुरक्षित रखें या रसद की आपूर्ति सुनिश्चित करें। समझ में आ गया, जिसका मतलब ये है कि नेशनल इमरजेंसी मान लीजिए कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश पे की तरह कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। पूरे भारत में नहीं डिक्लेयर किए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए डिक्लेयर कर दिया। एक बार जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, तो वो छोटे हिस्से में हो चाहे पूरे भारत में हो, पूरी जगह लागू रहेगा। ओके, उसे कानून। अब क्या है कि आर्टिकल 353 में क्या कर रहा है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अरुणाचल प्रदेश से पूरा टेंशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में संभावना नहीं है कि चाइना का युद्ध प्रभावित करे, उत्तर प्रदेश में अटैक उटैक होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी आर्टिकल 353 के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को दिशा निर्देश दे सकती है कि आप रसद आपूर्ति कीजिए, पूरा कीजिए, या अपने हाईवे को क्लीन रखें कि हम वहां से कभी भी हम फाइटर जेट उड़ा सके। ठीक है, यानी कि स्टेट का जो भी मैटर है, वो सभी में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। आर्टिकल 354 क्या है, आर्टिकल 354 ये है कि एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस प्रोविजन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी हमारा लगेगा, तो उस समय जो हमारे फाइनेंस प्रोविजन है ना, उसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी हमारे फाइनेंस है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे रेवेन्यू रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, एक एग्जांपल समझिए। अभी फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंड किया है, वो कहा है कि 41% है ना, जो टैक्स कलेक्शन है, वो क्या होना चाहिए, स्टेट को बांट देना चाहिए। आपको ये पता है कि 41% ऑफ टैक्सेस ऑफ द स्टेट को दे देना चाहिए, सेंटर देगा 41%। ओके, लेकिन अभी नेशनल इमरजेंसी नहीं है, सामान्य तौर पे 41% फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, वो स्टेट को दिया जा रहा है। लेकिन 352 के तहत यदि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, तो आर्टिकल 354 कहता है कि जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी सरकार चाहेगी तो जो 41% स्टेटों को दे रही है टैक्स, वो क्या करेगी, कहेगी ऐसा है कि जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है 41%, हम उतना नहीं देंगे, हम 30% टैक्स ही राज्यों को बांटेंगे, और जो हमारे 11% बचेगा, तो जहां पे युद्ध हो रहा है, जो ग्रसित क्षेत्र है, हम उसको दे देंगे 11%। समझ में आ गया, तो ये हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, ओके। फिर आप देखिए आर्टिकल आर्टिकल 355 क्या है, 355। 355 का मतलब ये है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट, है ना, ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो नेशनल इमरजेंसी लग गई है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका ड्यूटी है कि जो भी स्टेट है, उनको रक्षा करे, किससे, जो भी हमारे एक्सटर्नल एग्रेशन है, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर है, उन सभी से हमारा रक्षा कौन करेगा, आर्टिकल 355। समझ में आ गया, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा है,
इंडिया में मान लीजिए तभी भी 355 हमारी रक्षा करेगा किसी राज्य की। किसी से युद्ध हो रहा है तब पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट 355 के माध्यम से स्टेटों की रक्षा करेगा। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, पाकिस्तान से सटा हुआ है, यदि उनको लगता है कि पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा तो आर्टिकल 355 जो है वो क्या करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगा कि आपको उत्तर प्रदेश और पंजाब का रक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है, और वो मैंडेटरी है। वो हमारा क्या है? मैंडेटरी है। ठीक है, यानी कि करना ही करना है, जरूरी है वो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 356। देखिए आर्टिकल 356 का मतलब ये है कि इसमें होता है प्रेसिडेंट रूल। क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल। आपको पता है प्रेसिडेंट रूल, कि प्रेसिडेंट का रूल कैसे लगेगा, है ना? ये आर्टिकल 356 में पूरा मेंशन है। ठीक है, एक 355 में आपको एक और एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं, कि मान लीजिए किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। जैसे मान लीजिए मणिपुर में पूरी शासन कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो केंद्र सरकार क्या करेगा कि आर्टिकल 355 का हवाला देकर वहां पे सीआरपीएफ भेजेगा और राज्यों को कड़ा निर्देश देगा कि आपको सही से कानून व्यवस्था मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 355 में हो जाएगा। आर्टिकल 356 में है कि प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपने पढ़ाई किया है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है, और 2027 में जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उसमें क्या होगा कि हंग पार्लियामेंट हो गया। मतलब कि मान लीजिए कि किसी भी भाजपा हो गई, सपा हो गया या बसपा हो गई, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं आती सरकार बनाने की, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि गवर्नर को यह भी नहीं लगता है कि दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बना सकती है। ठीक है, तब वो क्या करेंगे, गवर्नर क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है, तब वहां पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। समझ में आ गया आप? ठीक है, आर्टिकल 357 क्या है? 357 क्या है? देखिए आर्टिकल 357 ये है कि एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव पावर किसका भैया? ये पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव पावर की बात हो रही है ना? कि पार्लियामेंट जो है ना, जब ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, देखिए ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल स्टेट असेंबली इज सस्पेंडेड, आपको पता है। द पार्लियामेंट कैन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक लॉ ऑन लैंड रिफॉर्म। द प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डर एक्ट फॉर द यूपी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लगा है आपका। ठीक है, तो अंडर कर देंगे, अंडर आर्टिकल 356, है ना? ओके, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन आपके स्टेट में लगा हुआ है। तो जब राष्ट्रपति शासन आपके स्टेट में लगा हुआ है तो आपका स्टेट असेंबली डिसॉल्व कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मंत्री हैं वो खत्म है, कोई मंत्री अपना कार्य नहीं कर रहा, उनका पद ही खत्म कर दिया गया है। और मान लीजिए कि उस समय जरूरत है, लैंड रिफॉर्म का मुद्दा आया है और कानून बनाने की, तो उस केस में पार्लियामेंट क्या करेगा कि प्रेसिडेंट को कहेगा कि आप एक ऑर्डिनेंस लेके आइए, है ना? तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि एक ऑर्डर चाहे एक्ट इशू करेंगे कि ठीक है लैंड रिफॉर्म ऐसे होना चाहिए, कानून बन गया, और उसी कानून पे वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये जो प्रेसिडेंट कानून बनाए हैं, है ना, यह खत्म नहीं होगा जब तक इलेक्शन हो, नए सीएम बने, और नए सीएम चाहते हैं कि नहीं ये जो प्रेसिडेंट रूल के तहत जो हमारा ये कानून बना है, लैंड रिफॉर्म का एक्ट बना है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये गलत है, इसको खत्म किया जाए। तो उसको खत्म करने के लिए सीएम जो है वो रेजोल्यूशन लेके आएंगे और पास करेंगे, पास हो जाएगा तब वो खत्म हो जाएगा। नहीं पास करेंगे तो ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, ओके। आर्टिकल 358 क्या है? आर्टिकल 358 के बारे में पता है, सस्पेंशन ऑफ द आर्टिकल 19, ये आपको अच्छे से मैंने बता दिया है ना? सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, यानी कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगा उसी तरह उसी समय हमारा आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 अपने आप खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए भारत का युद्ध चल रहा है ना, और आर्टिकल 358 के तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपकी कहीं भी आने जाने या बोलने की आजादी, मतलब जो आर्टिकल 19 देता है, पर रोक लगा सकती है और आप कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि आर्टिकल 19 में क्या है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं,
कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं आप, ठीक है? तो उन सबों पे क्या है कि सरकार जो है रोक लगा सकती है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में युद्ध चल रहा है, ठीक है? और आप यूपी यूपी से हैं। आप कहेंगे अरे ठीक है अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है ना, हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए। अरे भाई नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सरकार ने क्या किया है कि आर्टिकल 19 अपने नेशनल इमरजेंसी लगाया है और सरकार जब इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी लगा दिया है तो आर्टिकल 19 अपने आप लागू हो चुका है। तो आप वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। आप अरुणाचल प्रदेश में जाके बिज़नेस नहीं कर सकते। आप जाके सेटल नहीं हो सकते। समझ में आ गया ना? आप कुछ बोल नहीं सकते। ओके? तो ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 359 क्या है? आर्टिकल 359 है सस्पेंशन सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है? जैसे इसमें लेकिन 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़ के सभी को सस्पेंड आप कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए आपको प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए। बाय प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑर्डर। समझ में आ गया? ठीक है। और इसमें भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आ गया? आर्टिकल 19 सस्पेंशन हो उसके लिए प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 359 में जो भी फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो तो उसमें क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑर्डर चाहिए। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति आदेश दे सकते हैं कि जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 या धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के उल्लंघन पे कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन किसी को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो वह आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट जा सकता है। समझ में आ गया? यानी कि आर्टिकल 20 और 21 हमारा नहीं रहता, इसमें एक्सपेंशन केस है। ठीक है? अब उसके बाद आएगा आर्टिकल 360, लास्ट है ये, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? यानी कि वित्तीय आपातकाल कैसे लगाएंगे? मान लीजिए यदि भारत में भीषण आर्थिक संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति 360 लागू कर सकते हैं। और जब 360 लागू होगा तो ऐसी स्थिति में देश के संसाधनों को बचाने के लिए आईएएस या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका वेतन 20 से 30% की कटौती की जा सकती है। समझ में आ गया? ये हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ओके? तो अब तक क्या है, आपने क्या देखा कि जो भी हमारे आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी प्रोविजन से एसोसिएटेड है, ठीक है, उन सभी को आपने एक एक करके समझा है कि नेशनल इमरजेंसी क्या है, उसका इफेक्ट क्या होगा, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ड्यूटी ऑफ यूनियन क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल क्या होगा, ठीक है, हमारा लेजिस्लेटिव पावर क्या हो, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 क्या, इस और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में एक एक करके आपने पूरे आर्टिकल को समझा है। उसके बाद आप देखेंगे कि के एम नबियार साहब ने क्या बोला है कि फ्रॉड है प्रेसिडेंट रूल जो लगाते हैं इमरजेंसी। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो उनका अप्रूवल टाइम, मेजोरिटी और करंट स्टेटस को लेके एक चार्ट बनाया हूँ, उस माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है कि हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आता है। ये किस ग्राउंड पे इसको लगाएंगे इसके बारे में आपको पढ़ाया हूँ, बताया हूँ मैं। किस तरीके से ये लगाएंगे, पार्लियामेंट का क्या अप्रूवल चाहिए, कितने महीनों में अप्रूवल मिल जाना चाहिए, है ना? तो इस सभी के बारे में आपको बताया हूँ। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट रूल लगा है ना? तो प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है, इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी कैसे है ना? इन सभी के बारे में आपको एक एक करके अच्छे से टॉपिक वाइज आपको बताया हूँ। फिर इसके बाद जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है तो उसका क्या ग्राउंड होगा नेशनल इमरजेंसी लगाने का, प्रोक्लेमेशन प्रोसेस क्या होगा नेशनल इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल एंड ड्यूरेशन कैसे होगा, ड्यूरेशन कितने महीने का होगा, नेशनल इमरजेंसी को कैसे हटाएंगे, नेशनल इमरजेंसी जब लगेगा अपने देश में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेंगे पार्लियामेंट पे, ठीक है, एजुकेटिव पावर पे, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है, फाइनेंशियल इफेक्ट पे, और कितनी बार हमारे नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगे हैं, उसमें नेहरू गांधी कब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब थे, इंदिरा गांधी कब कब लगाई, उन सभी के बारे में आपको मैं बताया हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से क्या है कि जो भी जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री ओरिएंटेड, वो तो आपका हो गया। ठीक है? लेकिन यदि मान लीजिए कि मेंस में 250 वर्ड्स के यदि क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, है ना? तो उसको भी 250 वर्ड्स में एक हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इमरजेंसी प्रोविजन of the Indian constitutions are necessary to safeguard national unity and integrity, but their exercise require extreme caution. Critically analyze this statement. 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है? ओके। लेकिन इनके उपयोग में
अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो जो भी हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है, कैसे आप करेंगे? देखिए, आपको कई बार बताया जैसे अपने अपने क्लास में बताता हूँ मैं, कि जब 250 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन आए, उसके आंसर लिखने के लिए किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखेंगे, आपको बताया हूँ। फिर इसमें बोलता हूँ मैं कि जब इस तरीके से चीजें आए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कि आप इंट्रो लिखेंगे, है ना? इंट्रो, इंट्रो लिखेंगे। और इंट्रो में आपको बताया हूं मैं कि मान लीजिए कि इमरजेंसी प्रोविजन है, तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, और कौन से आर्टिकल इससे एसोसिएटेड है। तो आपको पता है कि पार्ट 18। ठीक है, और कौन आर्टिकल? आर्टिकल 352 से 360 तक, ये चीजें हैं। इसके बाद कोई भी हमारे जो थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर साहब क्या बोले हैं कि हमारा फाइनल रिजॉर्ट है। ठीक है, अंतिम विकल्प है, ये सब चीजें, है ना? फिर हमारा नबियार साहब बोलते हैं, के एम नबियार, तो के एम नबियार बोलते हैं कि जो हमारा इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से हमारा फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस चीजों को क्या करेंगे, खासकर जो हमारे पॉजिटिव हैं, उनको ये 3 पॉइंट पे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे आर्टिकल 352, आर्टिकल जो नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 356 और जो हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360, उन तीनों आर्टिकल को लेके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की किस लिए जरूरत है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे कि ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन तो होता है। ठीक है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का जो हमारे पावर है वो डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हमें इंटीग्रिटी और यूनिटी मेंटेन करने के लिए हमको क्या है कि लॉजिकली स्तर पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये कंक्लूजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन? द इमरजेंसी प्रोविजन आर मेंशन इन द पार्ट 18, आर्टिकल इतना ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जैसे बताया मैं आपको, दिस प्रोविजन empower the union to transform the federal structure into a unitary one depending on the circumstances, ensuring the state can tackle abnormal situations like war, external aggression और constitutional failure। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया था, ये आपका पार्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप कर लेंगे। ओके, बॉडी पार्ट में क्या है कि नेसेसिटी फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में हम मेंशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 352 में स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग यानी तुरंत एक्शन आप लेते हैं। ठीक है, तो स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या करेंगे कि जो तुरंत आप डिसीजन लेते हैं तो किसमें लेते हैं? 352 नेशनल इमरजेंसी में। कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर है उसको आप अपहोल्ड करते हैं, तो वो 356 के माध्यम से जो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं आप, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के माध्यम में क्या आर्टिकल 360 में है। ठीक है, तो इस करके आप इसको लिखेंगे। ठीक है, कंसर्न एंड नीड फॉर द क्वेश्चन यानी क्रिटिकल एनालिसिस है। यानी देखिए क्या कंसर्न है, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, और जो आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, तो जब लगते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो पहले आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म यानी जो संघवाद है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है। इसमें है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इज वर्चुअली एलिमिनेटेड, यानी कि जब इमरजेंसी लगता है तो राज्य सरकारों की जो स्वतंत्रता है, यानी कि जो राज्य सरकार की जो जिस तरीके से अपने सरकार राज्य में सरकार चलाएं, वो सब ना वर्चुअली खत्म कर दी जाती हैं, है ना? और वो क्या करता है कि जब वो उनका सत्ता, उनकी ताकत स्टेट की खत्म होती है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, कमजोर होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अरे भाई आपको पता है आर्टिकल 350 जैसे ही हम नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे 352, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, आर्टिकल 358 के माध्यम से आर्टिकल 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंशन हो जाता है उसका। और साथ ही साथ देखेंगे कि 359 के अंतर्गत हमारे जो भी प्रेसिडेंट चाहे वो भी हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। तो वो चीजें क्या होती हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी है। फिर उसके बाद है मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, उसका मिसयूज बहुत होता है ना? क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली दिस आर्टिकल हैज बीन फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड बाय द सेंटर टू डिसमिस इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल वेंडेटा। यानी कि आप देखेंगे जो सेंटर में गवर्नमेंट बनती है वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए दूसरे राज्य में जहाँ पे उनकी विरोधी पार्टी सरकार चला रहती है वहां पे, ठीक है, आप देखेंगे अक्सर ये प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, जो कहीं ना कहीं, ठीक है,
ये हमारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको ये हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड किस लिए आया? आप देखेंगे कि जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा दी, तो उस समय बस उनके कहने पे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने लगा दिए थे प्रेसिडेंट रूल। लेकिन जब हम देखेंगे, जो कि गलत था, क्योंकि जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सबका अप्रूवल होना चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए। इसीलिए 1978 में जनता पार्टी ने क्या किया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया और कहा कि यदि आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है, नेशनल इमरजेंसी आपको लगानी है, तो आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, वो भी रिटन फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, जो आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन इन्होंने कर दिया। ठीक है। और रिटन रिकमेंडेशन कर दिया। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 20 और 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। तो ये जो हमारे जो जनता पार्टी आई और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आया, उन्होंने क्या किया, ये तीन चीजों पे, यानी कि आपका आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड आप नहीं कर सकते, ये जनता गवर्नमेंट ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से बोला। दूसरा बोला कि आपको रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको उन्होंने कहा कि आप उसको आर्म्ड रिबेलियन बोलेंगे आप। ठीक है। इसमें आप एसआर बोमाई केस 1994 में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऐसा आप देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछ देगा कि जो प्रेसिडेंट रूल्स हैं उसको आप जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो एसआर बोमाई केस कहते हैं कि हाँ आप करा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप रिमेंबर करने की आपको जरूरत है। ठीक है, ओके। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन है कि इन समरी इमरजेंसी प्रोविजन आर लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि दो धारी तलवार है ये इमरजेंसी प्रोविजन। इफ यूज्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यदि संवैधानिक नैतिकता के आधार पर यदि ये यूज किया जाए, तो दे एक्ट एज ए शील्ड फॉर द नेशन, तब ये राष्ट्र के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। देयरफॉर टू मेंटेन अ डेमोक्रेटिक बैलेंस, इसीलिए लोकतांत्रिक संतुलन बनाने के लिए इट इज इसेंशियल, ये बहुत जरूरत है कि दैट की दिस प्रोविजन, ये जो हमारे प्रावधान हैं, आर एक्सरसाइज्ड ओनली एज अ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि अंतिम विकल्प के रूप में ही नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन का उपयोग करना चाहिए, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिखेंगे। और 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और बोमाई केस है, इसको याद रखिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 3 दिया था उपाय। पहला उपाय ये दिया था कि कि जो हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसको आर्म्ड रिबेलियन से आप जोड़िए, उसको रिप्लेस कीजिए। दूसरा, कैबिनेट का रिटेन रिकमेंडेशन होनी चाहिए। और तीसरा इन्होंने दिया था 44 में कि आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। बुमाई केस यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकेंगे, लेकिन बस प्रेसिडेंट रूल का, नेशनल इमरजेंसी का नहीं। समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आप 250 वर्ड्स में आप आपको प्रोवाइड किया हूँ मॉडल आंसर, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब आप आंसर लिखेंगे तो पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही पॉलिटी के सेगमेंट को, टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। ठीक है। और आप देखिए, जो भी आपको पढ़ाया हूं मैं, ठीक है, उसका आप नोट्स बनाइए, है ना, उसको रिवाइज कीजिए। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, उसको उठाइए और सॉल्व कीजिए। और आप ये पाएंगे कि जितने आप इस क्लास को पढ़ने के बाद सही से प्रैक्टिस किए हैं, तो उस सारे क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है। इसके बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। तो दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।